तो आइए अब हम लोग देखें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है। इसके पहले अपने लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की पूरी अभिक्रिया कितने भागों में पूरी होती है? 2 चरणों में पूरी होती है। पहली प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है, और हम लोग बारी बारी से देखें कि पहले प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है, फिर देखेंगे कि अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है। दोनों चरण मिला करके ही प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है। तो पहले हम लोग क्या देखें, पहले हम लोग देखें प्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशीय अभिक्रिया, या इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे लाइट रिएक्शन। प्रकाशीय अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। क्यों प्रकाशीय अभिक्रिया? क्योंकि बिना प्रकाश के ये शुरू नहीं हो सकती। इसको शुरू होने के लिए प्रकाश की महती आवश्यकता है, सो नेसेसरी लाइट, इसीलिए ये है प्रकाशीय अभिक्रिया। और अपने लोगों को पता है कि पूरा प्रकाश संश्लेषण जो है वो कहाँ होता है? हरित लवक में। भोजन बनने का काम पेड़ पौधों के कोशिका के किस हिस्से में होता है? हरित लवक में होता है। इसीलिए बेटा हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का किचन, कोशिका का रसोई घर, तो आप बोलोगे हरित लवक। कोशिका का रसोई घर हरित लवक, कोशिका का रसोई घर हरित लवक, कोशिका का किचन हरित लवक, कोशिका का किचन हरित लवक। इसको याद करके रखिएगा। तो क्लोरोफिल क्या है? कोशिका का किचन है या कोशिका का रसोई घर है। हरित लवक के 2 हिस्से, ग्रेना और स्ट्रोमा। याद आ रहा है? तो और एक बात और यही ध्यान रखें कि ये प्रकाशीय अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो प्रकाशीय अभिक्रिया का सबसे पहले अध्ययन हिल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। हिल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए इसे एक नाम और देते हैं, क्या? हिल रिएक्शन। क्योंकि इसका सबसे पहले अध्ययन किया था हिल दादा ने। तो हिल दादा के अध्ययन करने के कारण सबसे पहले उन्हीं को सम्मान दे दिया गया और इस अभिक्रिया को बोल दिया गया हिल रिएक्शन। ये हिल रिएक्शन कहाँ होगा? ये हिल रिएक्शन हरित लवक के किस भाग में होगा? ग्रेना भाग में। किसमें होगा? ग्रेना में। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? ग्रेना में। हिल रिएक्शन कहाँ होगा? ग्रेना में। सबका जवाब ग्रेना आएगा। चलिए अब देखें कि होता क्या है प्रकाशीय अभिक्रिया में। प्रकाशीय अभिक्रिया में बेटा क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पत्ती के ऊपर पड़ता है। क्योंकि अपने लोगों ने परिभाषा में खूब रटा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मान लीजिए ये सूर्य का प्रकाश है और ये पेड़ की पत्ती है। तो यहाँ इस पर सूर्य का प्रकाश आकर के पड़ेगा। जब पत्ती के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा भैया तो पत्ती गर्म होगी। पत्ती गर्म होगी तो हरित लवक भी गर्म होगा। क्योंकि पत्ती में ही क्या पाया जा रहा है? पत्ती में ही हरित लवक पाया जा रहा है। तो हरित लवक भी गर्म होगा। हरित लवक गर्म होगा तो हरित लवक उत्तेजित होगा। हरित लवक उत्तेजित होगा तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ेगा, पत्ती गर्म होगी। पत्ती गर्म होगी तो पत्ती में पाया जाने वाला हरित लवक गर्म होगा। हरित लवक गर्म होगा तो हरित लवक उत्तेजित हो जाएगा। हरित लवक उत्तेजित हो जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये होगा पहला चरण। तो पहले चरण में क्या होगा कि हरित लवक उत्तेजित होगा। और उत्तेजित होकर क्या करेगा? ये उत्तेजित होकर के इसी में आप ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इतना ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा और हरित लवक उत्तेजित हो जाएगा। अब बेटा क्या होगा? जब हरित लवक उत्तेजित हो गया मतलब हरित लवक गर्म हो गया
तो घर में अपने लोगों में कोई उत्तेजित होता है, कोई गुस्से में होता है तो क्या करता है, तोड़ फोड़ करता है। पापा गुस्सा जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ने फोड़ने लगते हैं, कुछ जो मिलेगा उसी को तोड़ेंगे। अब मान लीजिए पापा गुस्साए हुए हैं मम्मी से, सामने आ गए आप तो आपकी ही तोड़ाई शुरू हो जाएगी। तो हरितलवक गुस्साया किससे है, हरितलवक को गुस्सा किसने दिलवाया है, हरितलवक को गुस्सा दिलवाया है सूर्य ने, लेकिन सूर्य को तो पाएगा नहीं तोड़ने के लिए, तो इसको मिलता है भोला भाला पानी। कौन मिलता है हरितलवक को, पत्ती में रहता है पानी, तो ये पानी को तोड़ना शुरू कर देता है। तो ये उत्तेजित हरितलवक क्या करते हैं, उत्तेजित हरितलवक जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन का मतलब हुआ बेटा, जल अपघटन का मतलब हुआ बेटा कि पानी को ये तोड़ देते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं फोटोलिसिस। याद रखिएगा, जल के टूटने को प्रकाश की मदद से, चूंकि प्रकाश न पड़ता तो ये हरितलवक उत्तेजित ना होता, हरितलवक उत्तेजित ना होता तो पानी टूटता ना। तो इस प्रकार से पानी के टूटने को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से पानी के टूटने को हम बोलते हैं फोटोलिसिस। तो क्या होता है, ये जो पानी होता है ये क्लोरोफिल के द्वारा एक्साइट उत्तेजित हरितलवक के द्वारा ये क्या होता है बेटा, ये टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। किसमें किसमें, ये बना लेता है हाइड्रोजन आयन और बनाता है OH आयन। किसमें किसमें टूट जाएगा पानी, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। तो हरितलवक किसको भोला भाला पाता है, पानी को, और पानी को पाया तो पानी को ही तोड़ दिया। ठीक वैसे पापा जिसको पाएंगे उसी को तोड़ना शुरू कर देंगे। गुस्साए किसी और से हैं और तोड़ना किसी और को शुरू कर देंगे। वैसे हरितलवक गुस्साया किससे है, सूर्य से, तो सूर्य को तो पाएगा नहीं, पानी बेचारा मिला उसी को तोड़ दिया। किसको, किसमें किसमें तोड़ दिया पानी को, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। इतनी बात कंफर्म हो गई। आगे देखे बेटा, फिर होता क्या है कि जब थोड़ा मोड़ा जो है पापा का गुस्सा शांत होता है तो जो सामान तोड़े रहते हैं मम्मी उसको जोड़ना शुरू करती हैं। तो जब हरितलवक का गुस्सा, ये इसकी उत्तेजना थोड़ी कम होती है, एक्साइटमेंट, तो क्या करता है ये OH जो आयन है ये आपस में जोड़ना शुरू करता है। तो OH आयन क्या करता है, OH आयन जो है आपस में संघनन करता है। संघनन का आशय होता है बेटा जुड़ना। तो आपस में संघनित होता है OH आयन, और संघनित होकर के बेटा ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है पानी और O2 गैस। तो देखिए भोजन तो बाद में बन रहा है, भोजन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा अप्रकाशीय अभिक्रिया में, दूसरे चरण में, लेकिन ऑक्सीजन गैस पहले ही मिल जा रही है। प्रकाश संश्लेषण कितने काम की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण में प्राणवायु ऑक्सीजन पहले निकल जा रही है। और आपसे एक नंबर का प्रश्न कभी कभी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलने का स्रोत है, तो आप लिखेंगे जल, क्योंकि अपने लोगों के मन में ये गलत धारणा रहती है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस निकलती है ये CO2 से निकलती होगी, जबकि अभी CO2 का कोई जिक्र ही नहीं आया है। तो ये O2 गैस निकलने का स्रोत बेटा क्या है, ये O2 गैस निकलने का स्रोत है पानी। पानी टूटता ना तो OH निकलता बनता ना, OH संघनित ना होता तो ऑक्सीजन गैस निकलती ना। कितना फायदेमंद रिएक्शन है, वंडरफुल रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण, एक अजूबा है ये, अपने लिए कितना बेनिफिशियल है। आगे देखें आप, उसके बाद बेटा क्या होता है, उसके बाद जो है पत्तियों में एक यौगिक पाया जाता है। कौन सा यौगिक होता है वो, NADP। इन मिस्टर का याद रखिएगा नाम, NADP, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो ये जो NADP है ये एक बस का काम करते हैं। बस क्या करती है, बस एक स्टेशन से सवारी को बैठाती है, दूसरे स्टेशन पर ले जाकर के उतार देती है, फिर लौट आती है उसी स्टेशन पर सवारी को ले जाने के लिए। तो ये NADP मिस्टर क्या करते हैं, ये NADP जो पानी से H निकला है इस H को अपने अंदर जोड़ते हैं, H को अपने अंदर जोड़ते हैं और जोड़ करके उसको बैठा लेते हैं अपने साथ और लेकर के जाते हैं
अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए, चूंकि इस हाइड्रोजन की जरूरत अप्रकाशीय अभिक्रिया में है, तो वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? NADP। क्या बना लेगा बेटा? ये बना लेगा NADPH2। ये क्या बना लेगा? NADPH2। तो ये NADP क्या बना लिया? NADPH2। और इसी H को कहां पहुंचाएगा? इसी H को पहुंचाएगा वो अप्रकाशीय अभिक्रिया में, क्योंकि H की जरूरत पड़ेगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो NADP एक परिवहन का काम कर रहा है। किसको परिवहन कर रहा है? हाइड्रोजन को परिवहन कर रहा है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन को परिवहन करने का काम कौन करेगा बेटा? NADP करेगा। इतनी बात आप समझ गए। और ये H कहां से मिलेगा? जो पानी टूटा है। देखिए कितना ताना बाना प्रकृति ने बुना है। प्रकृति ने कितना अच्छा ताना बाना बुना है। OH से पानी बन गया, ऑक्सीजन बन गया, और ये जो निकला है उसको पहुंचा देगा NADP की मदद से अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए। तो ये हो गया चौथा चरण प्रकाशीय अभिक्रिया का। अब देखें आगे क्या होगा बेटा। आगे जो है कितने उत्पाद अभी तक मिल गए अपने लोगों को प्रकाशीय अभिक्रिया में? प्रकाशीय अभिक्रिया में अपने लोगों को O2 मिल गया। प्रकाशीय अभिक्रिया में अपने लोगों को NADPH2 मिल गया, जो अप्रकाशीय अभिक्रिया में काम आएगा H, और NADP फिर वापिस आ जाएगा। इतना अपने लोगों ने पढ़ा। अब आगे देखें पांचवा चरण क्या होगा। पांचवें चरण में पत्ती में ही पाया जाता है बेटा ADP। क्या पाया जाता है? ADP या एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ADP का मतलब क्या हुआ? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। कभी कभी आपसे परीक्षा में केवल यही पूछ लेता है कि ADP का पूरा नाम बताइए, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट पहले चरण में जब अपने लोगों ने पढ़ा तो क्या बताया मैंने आपको कि क्लोरोफिल उत्तेजित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा, किस प्रणाली के द्वारा? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा ADP से जुड़ते हैं और बना लेते हैं ATP। क्या बना लेते हैं? ATP। ATP में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, मतलब ये IP जुड़ता है। IP क्या है? I का मतलब हुआ बेटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या अकार्बनिक। इतनी बात समझ रहे हो भैया? तो ये हो गया इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक फॉस्फेट। ये जुड़ करके क्या बना रहा है? ये बना रहा है ATP। और ATP बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। क्यों? क्योंकि बेटा इसको बोलते हैं ऊर्जा का सिक्का। ATP को क्या बोलते हैं? ATP को हम बोलते हैं ऊर्जा का सिक्का। ये सिक्का क्या काम करता है? सिक्का हम लोग खर्च करते हैं तो अपने लोगों को सामान मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जब ATP खर्च होता है, ATP कैसे खर्च होगा? ATP बदलेगा ADP में। जब अपने लोगों का शरीर थक जाता है काम करते करते, दौड़ते समय, भागते समय, पढ़ते समय ऊर्जा लगती है, ऊर्जा धीरे धीरे ह्रास हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो सिक्का है, मतलब ये जो अपने लोगों में ATP का पैसा है, ये खर्च होना शुरू होता है। मतलब इसके बंधन, इसके बांध टूटने शुरू होते हैं। तो जब ATP का सिक्का खर्च होना शुरू होता है तो अपने लोगों को ऊर्जा मिलने लगती है। तो ATP किस में बदलता है बेटा? ADP में। और फिर ADP ATP में बदल करके सुरक्षित रहता है। जैसे अपने लोग घर में पैसा सुरक्षित करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए, वैसे हमारा शरीर ATP को बना करके रखता है। कब के लिए? जब कभी इमरजेंसी में ऊर्जा की जरूरत हो और ऊर्जा अपने लोगों के शरीर में ना हो तो ये ATP का सिक्का टूटेगा। ATP का सिक्का टूटेगा, अभी मैंने बताया, इसका मतलब ATP का बॉन्ड टूटेगा और ATP टूटेगा तो बनेगा ADP। और अपने लोगों को क्या फायदा होगा? अपने लोगों को ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? तो ATP। तो बन गया ATP इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली द्वारा। तो बताइए प्रकाशीय अभिक्रिया से कितने फायदे हुए? प्रकाशीय अभिक्रिया से O2 मिला, एक फायदा। दूसरा क्या हुआ? दूसरा NADPH2 बना, क्योंकि H जाएगा अप्रकाशीय अभिक्रिया में। और तीसरा फायदा क्या हुआ? ATP बन गया।
तो प्रकाशीय क्रिया का बहुत फायदा है ना। और जब तक प्रकाशीय क्रिया नहीं होगी अप्रकाशीय क्रिया हो ही नहीं सकती। यद्यपि अप्रकाशीय क्रिया में सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब भी काम चलेगा। O2 गैस बनती है, कितनी जरूरी है। और O2 गैस जब बन जाती है प्राणवायु गैस, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसी पत्ती में छोटे छोटे क्या होते हैं, पर्णरंध्र होते हैं। क्या होते हैं, पर्णरंध्र। याद आ रहा है, पर्णरंध्र होते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा। कुछ याद आ रहा है, इसी स्टोमेटा से कौन सी गैस निकलती है, इसी स्टोमेटा से O2 गैस निकलती है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है, तो पर्णरंध्र से या स्टोमेटा से। तो ये रहा बेटा प्रकाशीय क्रिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अप्रकाशीय क्रिया। ठीक है बेटा।